अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स हैं और इसमें हमने रीज़न के साथ एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या गलती है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके अराउंड 12 पार्ट्स हैं जिसमें हमने स्टेटमेंट को करेक्ट या फॉल्स बताना है और ये भी बताना है कि उसकी क्या वजह है करेक्ट होने की या फॉल्स होने की। The first statement is the core of an atom is the atom minus its valence electron। ये बिल्कुल सही बात है। एटम की जो कोर होती है ना, असल में वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस के अलावा हों, यानी कि इनर शेल्स जिसे आप कहते हैं, प्लस न्यूक्लियस, ये मिला के कोर ऑफ एटम बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर एक दो शेल्स हैं। पहले शेल में आपके पास मौजूद हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में मौजूद है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका ये वाला हिस्सा है जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैंने लाइंस लगा रहा हूँ, ये कहलाएगा कोर। क्यों? इसमें मैंने वैलेंस शेल को रिमूव कर दिया है। तो वैलेंस शेल के अलावा वाला जो हिस्सा होता है वो कोर होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। पहली बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात ये है कि कोर जो होती है वो न्यूक्लियस प्लस एटॉमिक कोर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या शेल्स होते हैं। कौन से वाले? एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, यानी कि इनर शेल्स, एक्सेप्ट वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला शेल। कोर जो होती है ना, कोर, इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन वैलेंस के निकाल रहे हैं। दूसरी बात है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कोर के होते हैं ये हिस्सा नहीं लेते बॉन्डिंग में, क्योंकि वैलेंस शेल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। तो हम कोर को रिएक्टिविटी से उसको जोड़ते नहीं है। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, आपने देखा होगा लीविस मॉडल्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन या शेयर जो होते हैं फॉर बॉन्डिंग पर्पस, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। कोर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि जो कोर वाला आपका शेल है, जिसको मैं अब अगर ब्लैक कलर के एरो से शो कर रहा हूँ, ये कोर वाला जो शेल है आपका, ये न्यूक्लियस के करीब है और वैलेंस शेल दूर है। सो दे आर स्ट्रांगली हेल्ड टू। तो कोर वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वैलेंस शेल के अलावा जो आपके इनर शेल्स हैं और न्यूक्लियस है, ये कोर ऑफ एटम कहलाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टूडेंट, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, N2 और C2H2। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है आइसो सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना है। हर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट नाइट्रोजन, 7 इलेक्ट्रॉन इन सेकंड नाइट्रोजन, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर नाइट्रोजन के अंदर या हर एलिमेंट के अंदर, so they comes to be 14 electron total in nitrogen. C2H2 is actually made up of 2 carbon atoms and 2 hydrogen atoms. अब स्टूडेंट्स, बात यूं है कि एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 कार्बन एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 एक में हुए, 6 एक में हुए, तो टोटल इनमें इलेक्ट्रॉन हो गए 12। अब मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। सो अगर मैं 12 और 2 को ऐड कर लूं, यानी कि C2H2 में मौजूद एटम्स के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लूं, तो ये भी 14 ही आंसर देगा। चूंकि इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स इन C2H2 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स इन N2, लिहाजा ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, स्टूडेंट, अमोनियम आयन के अंदर 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली बात है, दिस इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता। चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं हाइड्रोजन से एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके पास होता है एक लोन पेयर जो कि इनकमिंग हाइड्रोजन आयन अपनी तरफ अटैच करने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये जो मैंने ब्लैक एरो बनाया, डेट एक्चुअली शोज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
और जो ग्रीन कलर के मैंने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं वो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ये वाला भी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, इसमें कोई हाइड्रोजन आयन आकर आपके इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर रहा लोन पेयर वाले, बल्कि ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना रहे हैं। लिहाजा ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। लिहाजा इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये स्टेटमेंट जो होगी ये करेक्ट नहीं कहलाएगी, ये इनकरेक्ट कहलाएगी कि इसमें 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते। A sigma bond is stronger than a pi bond and the electrons of sigma bond are more diffuse than the pi bond। देखें, इसकी हाफ स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ में ज्यादा होता है पाई बॉन्ड से। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लिहाजा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। उसकी वजह यह है कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो हेड टू हेड या हेड ऑन अप्रोच की वजह से बनता है, और हेड ऑन ओवरलैप या हेड टू हेड ओवरलैप करने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, फॉर एग्जांपल ये इसका px ऑर्बिटल है, ये इसका px ऑर्बिटल है। अब जो इनका ओवरलैप हुआ है वो बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई हुआ है, और बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा वो स्ट्रांगली हेल्ड होगा, और उसके निकलने के चांसेस जो होंगे वो मुश्किल होंगे, कम होंगे, क्योंकि दे विल डिमांड मोर एनर्जी, क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियस है। पाई बॉन्ड 2 न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग से बनता है, जिसकी वजह से उसका होल्ड इस सिग्मा बॉन्ड की तरह नहीं रहता, लिहाजा इट डिमांड्स लेसर एनर्जी। तो स्ट्रेंथ वाली बात तो ठीक है, ये वाली बात स्ट्रेंथ वाली बिल्कुल ठीक है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो डिफ्यूजन होती है ना, यानी कि ओवरलैपिंग होती है, वो पाई बॉन्ड में ज्यादा होती है। अब वो क्यों, उसकी क्या वजह है? अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। अब मैं लिखने लगा हूं सिग्मा बॉन्ड लेस डिफ्यूज्ड है पाई बॉन्ड से। इट मींस ओवरऑल स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। ये है आपका एक पी वाई, और ये भी है आपका पी वाई, और ये है, मैं रेड कलर से बना लेता हूं, ये हैं 2 न्यूक्लियस। अब ये अप एंड डाउन 2 जगह से ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से 2 न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ऊपर भी ओवरलैपिंग हो रही है, नीचे भी ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसकी डिफ्यूजन ज्यादा है, क्योंकि सिग्मा में आपने देखा था जो ओवरलैपिंग हुई थी वो हेड ऑन अप्रोच से हुई थी, लेकिन पाई में ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड इज लेस डिफ्यूज देन द पाई बॉन्ड। ये अप एंड डाउन दोनों टर्म से है। नाउ वी विल मूव ऑन द 5th स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट 4 जो है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेटेरोएटॉमिक। हेटेरोएटॉमिक का मतलब होता है डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ। डाइएटॉमिक 2 एटम्स, 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी होती है इंक्रीज कर जाती है अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाए। देखें, वो कहना चाह रहा है कि अगर आप HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा समझते हैं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए HCl से, या अगर मैं HCl की बजाय HI ले लूँ डेट वुड बी मोर एक्यूरेट। तो HF और HI में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो HF में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, HI में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है एज कंपेयर टू HF। बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो, लिहाजा ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमने बॉन्ड एनर्जी के टॉपिक में फैक्टर डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हमने डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा, यानी कि उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड डेवलप होंगे। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स जो होते हैं वो एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं बिटवीन द एटम्स, जिससे बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो टेक्निकली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ इंक्रीज की जगह आना चाहिए डिक्रीज, यानी कि आप यूं कहेंगे कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी।
So overall this statement is incorrect. Now next statement. स्टूडेंट ये लिखा हुआ है विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज कर जाने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको याद होगा कि मैंने बॉन्ड एनर्जी में पढ़ाया था कि कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हमने जो इनकी बॉन्ड लेंथ फाइंड की थी, फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो फाइंड की थी वो थी 154 पिकोमीटर, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की थी वो 133 पिकोमीटर थी, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की थी वो थी 120 पिकोमीटर। स्टूडेंट बात यूं है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ कम होगी उतना ज्यादा एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिससे आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो जितनी बॉन्ड लेंथ कम है उतनी स्ट्रांगली हेल्ड हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स और उतनी ज्यादा उनमें अट्रैक्शन है एटम्स में, लिहाजा ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। इट रिक्वायर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं और वो 900 किलो जूल के अराउंड एनर्जी रिक्वायर करता है। दैट इज वाई आप देखते हैं कि नाइट्रोजन ऑर्डिनरी कंडीशंस पे रिएक्शन नहीं करता। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करता जाऊंगा तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, दिस इज करेक्ट, और उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती जाती है। अब इसको हाइब्रिडाइजेशन मॉडल में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। वो कैसे? जो सिंगल बॉन्ड होता है ना वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। जितना s करेक्टर इंक्रीज करेगा, जितना s करेक्टर इंक्रीज करेगा, फॉर एग्जांपल जो sp आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसमें जो s करेक्टर है वो है 50%, इसमें जो s करेक्टर है sp2 में है वो 33% के अराउंड होता है, और इसमें जो s करेक्टर होता है 25% के। s होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स वाला जो ऑर्बिटल है, तो उसको न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है न्यूक्लियस की, लिहाजा वो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है एज कंपेयर टू अदर p और d जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके मुकाबले में। सो s करेक्टर ज्यादा होने से ना जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इन एनी केस इट इंक्रीजेस। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी of elements rise steadily with increase in atomic number from top to bottom. टॉप टू बॉटम जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो देखते हैं बढ़ती है कि कम होती है। देखें अगर मैं सोडियम बनाऊं, बल्कि ऐसा करते हैं लिथियम से स्टार्ट कर लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, साइज जो है वो डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। मसलन लिथियम के अंदर 2 शेल होते हैं, सोडियम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 शेल होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और पोटाशियम के अंदर जो होते हैं वो 4 शेल होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो किस में आसान है? डेफिनेटली जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है शील्डिंग इफेक्ट के या नंबर ऑफ शेल्स के और साइज के। अगर आप गौर करें ना तो जो इलेक्ट्रॉन लिथियम में है ना वो न्यूक्लियस के करीब है, उस पर शील्डिंग इफेक्ट कम है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कम है, और जो इलेक्ट्रॉन आपका नियर टू लिथियम वाला है उसको निकालना मुश्किल होगा। पोटाशियम का इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना आसान काम होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि उसमें शेल्स भी ज्यादा हैं जिससे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, उसका साइज भी ज्यादा है। साइज ज्यादा होने से ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर न्यूक्लियर फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है वो उतनी नहीं लग रही होती जितने के नियर वाले इलेक्ट्रॉन्स या इनर शेल्स पे लग रही होती है, जिसकी वजह से वो उतना स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होता जितना इनर इलेक्ट्रॉन्स या नियर टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अल्टीमेटली पोटाशियम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ शेल है, तो इसको निकालना बहुत आसान है एज कंपेयर टू लिथियम। सो आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली डिक्रीजेस डाउनवर्ड। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है I.E
it actually decrease downward. It does not increase downward, it decrease. So this statement is incorrect. Incorrect. हमने यहाँ लिखना है डिक्रीज होती है। स्टूडेंट ये तो स्टेटमेंट जो लिखी हुई है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो कार्बन या कार्बन में डबल बॉन्ड या किसी भी दो एलिमेंट्स में डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्बन जो लिखा हुआ है अ ट्रिपल बॉन्ड इज वीकर देन अ डबल बॉन्ड, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो वीकर है किससे? डबल बॉन्ड से। अब आप कहेंगे सर बात यूं है कि अगर मैं कार्बन फॉर एग्जांपल मैंने एक एटम लिया उसमें सिंगल बॉन्ड बनाया, दूसरा एटम लिया कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, तीसरा एटम लिया उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाया, और जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो लिखती है इसके आगे 154 पिकोमीटर, 133 पिकोमीटर और 120 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ ये सजेस्ट कर रही है कि आपके जो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स है जो बॉन्ड बना रहे हैं वो डिक्रीज कर रहा है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड करेंगे न्यूक्लियाई जो बॉन्ड बना रहे हैं। लिहाजा इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी और इसकी मिडल में होगी। सो टेक्निकली द ऑर्डर शुड बी अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ। और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन करैक्टर के हिसाब से देखूं तो भी इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, इसकी मिड में है और इसकी लीस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज़ अ राइट ऑर्डर, दिस इज़ अ रॉन्ग ऑर्डर। तो इधर मैं लिखूंगा इनकरेक्ट। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट देखें, द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 आर सेड टू बी कोवेलेंट इन नेचर। जो बॉन्ड है जो बन रहा है किसके दरमियान? एलिमेंट्स के दरमियान, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है 1.7 से, उसकी जो नेचर होगी वो कोवेलेंट होगी। देखिए अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा ना तो उसमें उतना आयनिक करैक्टर बढ़ता जाता है, और हमने ये पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ग्रेटर होगा तो वो बॉन्ड आयनिक होगा, उसमें आयनिक करैक्टर डोमिनेंट होगा, और अगर 1.7 से लेसर होगा तो वो कोवेलेंट करैक्टर उसमें डोमिनेट कर रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हुई। इसमें आना चाहिए द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 आर सेड टू बी आयनिक इन नेचर। So this statement is incorrect. Now this is about van der Waal repulsion. The repulsive forces between the two bonding pair is less than that between the two lone pairs. ये बिल्कुल correct statement है। हमने पढ़ा था van der Waal repulsion के अंदर van der Waal repulsions पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो रिपल्शन बिटवीन में लोन पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज इट इज़ हेल्ड बाय अ सिंगल न्यूक्लियाई। तो लोन पेयर जो होता है वो ज़्यादा फिर घूम सकता है, फैला हुआ क्लाउड होता है। तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, और जो लीस्ट रिपल्शन होती है लीस्ट रिपल्शन होती है वो होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की। ये मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के पोस्टुलेट्स के अंदर। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट देखूं तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं यहां लिखता हूं करेक्ट। स्टूडेंट नाउ 11th statement, the number of covalent bonds an atom can form is related to the number of unpaired electron it has. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये इस तरह करेक्ट है कि असल में आपकी जो वैलेंसी है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इंडिकेट होती है। फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz, ये मैं 3 ऑर्बिटल लिख दिए 2py 2pz, ये मैंने 3 ऑर्बिटल लिख दिए, और इन तीनों में मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप भी जानते हैं कि नाइट्रोजन जब बॉन्ड बनाता है किसी नाइट्रोजन वगैरह से, या अमोनिया में नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाता है वो 3 बनाता है। उसकी वजह ये भी है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 5 तो पहले ही हैं उसके वैलेंस शेल में,
तो वो 3 बॉन्ड बना के ऑक्टेट रूल को जस्टिफाई करना चाहता है या ऑक्टेट रूल तक कंप्लीशन चाहता है। इन दैट केस वो क्या करेगा कि अपने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन बॉन्ड भी 3 बनाता है। सो टेक्निकली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Now student, in this statement we actually have the rules for filling of electrons. आपको याद होगा हमने पढ़ा था ऑफ-बॉब प्रिंसिपल, हमने पढ़ा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और फिर पढ़ा था हुंड्स रूल। ये 3 रूल थे जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अप्लाई करते थे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए, और यही 3 रूल्स हम अप्लाई करते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो 1s का सिग्मा, देन लिखा हो 1s सिग्मा स्टार, तो हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम हरगिज पहले 1s सिग्मा स्टार नहीं फिल करेंगे, हम पहले 1s सिग्मा फिल करेंगे, फिर 1s सिग्मा स्टार फिल करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी ऑर्डर है वो ये बता रहा है कि 1s सिग्मा की एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है। सेम अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, हुंड रूल अप्लाई करना चाहता कि मेरे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करता कि मैं पेयर ना बनाता, बल्कि उनको अनपेयर करके हर डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक ऐड कर देता। इवन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक मैंने ऑपोजिट स्पिन से 2 इलेक्ट्रॉन लगाए हैं। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो सारे रूल अप्लाई होते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम अप्लाई कर रहे थे। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।